वाक्याचे प्रकार. वाक्य मतलब सेंटेंस. सेंटेंस के टाइप्स. प्रकार. प्रकार मीन्स अलग अलग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स. इंग्लिश में हमने अलग अलग तरीके का सेंटेंस पढ़ा है. असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बराबर. इस तरह मराठी में भी सेंटेंसेस के अलग अलग तरीके, अर्थ के अनुसार, अर्थ के हिसाब से वाक्यांचे प्रकार. पहला है विधानार्थी वाक्य. विधानार्थी वाक्य इंग्लिश में हम इसे स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. विधानार्थी वाक्य ज्या वाक्यात एक सरळ विधान केलेले असते त्या वाक्याला विधानार्थी वाक्य असे म्हणतात. ज्या वाक्यात यानी जिस वाक्य में, सेंटेंस में एक सरळ विधान मीन्स सिंपल स्टेटमेंट केलेले आहे, एक सेंटेंस में सरळ विधान केलेले आहे त्या वाक्याला विधानार्थी वाक्य असे म्हणतात. उस वाक्य को विधानार्थी वाक्य कहते हैं. सादा सिंपल सेंटेंस, उसके अंदर ना कोई सवाल होता है, ना कोई एकदम ज़्यादा फीलिंग भरा हुआ बातें नहीं होती है, एकदम सिंपल सेंटेंस, उसे हम विधानार्थी वाक्य कहते हैं मराठी में. उदाहरण, एग्जाम्पल, समीर दररोज शाळेत जातो. समीर दररोज शाळेत जातो. समीर रोज स्कूल जाता है. तो इसमें कोई ज़्यादा एक्सैजरेटेड फीलिंग नहीं है, बराबर. एक विधान केलेलं आहे. समीर दररोज शाळेत जातो. कल्पवृक्षाचा प्रत्येक अवयव उपयोगी असतो. कल्पवृक्ष, कल्पतरु आपने सुना होगा, जो सभी विश्वसनीय या सब पार्ट्स यूज़ करने वाले, जैसे कोकोनट ट्री को कल्पवृक्ष कहते हैं. सो कल्पवृक्षाचा प्रत्येक यानी हर एक अवयव, पार्ट्स, उपयोगी असतो, यूजफुल है. एक सादा विधान है, एक सादा स्टेटमेंट है. कल्पवृक्ष के हर एक पार्ट्स यूजफुल है. सो इसमें कोई सवाल नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, बराबर. तो कल्पवृक्षाचा प्रत्येक अवयव उपयोगी असतो, ये भी एक विधानार्थी वाक्य है. आणि मी नियमित व्यायाम करतो. मी नियमित व्यायाम करतो म्हणजे काय, रोज मैं व्यायाम करता है, वो भी एक सीधा सिंपल सेंटेंस है. मी शाळेत जातो, वो भी विधानार्थी शब्द है. और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल निकाल सकते हैं विधानार्थी शब्दों का, जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं. मला हे चित्र पसंद आहे, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस. सो ये हुआ हमारा विधानार्थी वाक्य. और दूसरा है प्रश्नार्थी वाक्य. विधानार्थी वाक्य का मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिया. समीर दररोज शाळेत जातो. कल्पवृक्षाचा प्रत्येक अवयव उपयोगी असतो. मी नियमित व्यायाम करतो. प्रश्नार्थी वाक्य. प्रश्नार्थी वाक्य यानी क्वेश्चन. प्रश्न, आपको प्रश्न का मतलब पता है, प्रश्न यानी सवाल. तो क्वेश्चन आया है तो उसे कहते हैं प्रश्नार्थी वाक्य. ज्या वाक्यात यानी जिस वाक्य में प्रश्न विचारलेला असतो, प्रश्न विचारलेला असतो मीन्स सवाल किया गया हुआ है, त्या वाक्याला प्रश्नार्थी वाक्य म्हणतात. उस सेंटेंस को प्रश्नार्थी वाक्य कहता है. वाक्याच्या शेवटी, शेवटी मीन्स लास्ट में, एंड में क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह. प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क असते. सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन है, सवाल किया हुआ है, तो उसके लास्ट में क्या पूछा जाता, क्या डाला जाता है, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क डाला जाता है. तो क्वेश्चन मार्क देके ही हमें समझ में आ जाएगा कि वो कौन से तरीके के सेंटेंस है, प्रश्नार्थी वाक्य है. इस तरह हमें समझ में आ जाता है. अब इसका देखो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है. माझे पत्र आले का. देखो लास्ट में प्रश्न चिन्ह भी है. माझे पत्र आले का, एक सवाल है, मेरा लेटर आया क्या. दूसरा देखो, राधा सहलीला जाणार आहे का. राधा सहलीला जाणार आहे का. सहलीला जाणार आहे का मीन्स क्या बोलते हैं, हाँ पिकनिक को जाने वाला है क्या, जाने वाली है क्या. तो ये भी क्या हुआ, सवाल हो गया. और हमको प्रूफ देने के लिए लास्ट में क्या भी आया है, यस, प्रश्न चिन्ह भी आया है. और एक देखो एग्जाम्पल दिया मैंने, तुझ्या घरात किती माणसे आहेत. तुझ्या घरात किती माणसे आहेत मतलब तेरे घर में कितने लोग हैं, कितने लोग रहते हैं. तो ये भी सवाल है. तो ये तीनों कौन सा हो गया,
प्रश्नार्थी वाक्य हुआ। कौन से वाक्य? प्रश्नार्थी वाक्य। तो हमने दो तरीके का वाक्य देखा, एक विधानार्थी वाक्य जो सरल विधान होता है, साधा सेंटेन्स होता है. दुसरा प्रश्नार्थी वाक्य म्हणजे वाक्यात प्रश्न विचारलेला असतं तर प्रश्नार्थी वाक्य, सवाल किया जाता है. और अभी तीसरा हम देखने जा रहा है आज्ञार्थी वाक्य. आज्ञार्थी वाक्य सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा. आज्ञार्थी मतलब आज्ञा कर रहा है, आज्ञा ने ऑर्डर, हुक्म दे रहा है, बराबर. सिर्फ हुक्म देने वाले सेंटेंस को ही आज्ञार्थी नहीं बोलते हैं. अगर समझो हमने किसी से विनंती कर दिए, कुछ प्रार्थना कर दिया, कुछ किसी को आशीर्वाद दिया, सुखी रहो वगैरह जो है, वो भी किसके अंदर आ जाता है? आज्ञार्थी वाक्य में. तो उसका कैसा एक्सप्लेनेशन दिया देखो. ज्या वाक्यामुळे आज्ञा, हुकुम, विनंती, प्रार्थना, आशीर्वाद व उपदेश इत्यादी अर्थाचा बोध होते त्या वाक्याला आज्ञार्थी वाक्य म्हणतात. पुन्हा बघूया. ज्या वाक्यामुळे, जिस कोई भी जो सेंटेंस है उससे आज्ञा यानी ऑर्डर, हुकुम करना आपको पता है, और विनंती यानी रिक्वेस्ट, प्रार्थना प्लीडिंग करना, एकदम प्रे करना, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना, आशीर्वाद देना व उपदेश मीन्स एडवाइस इत्यादि अर्थाचा यानी ऐसे मीनिंग्स का कोई बोध यानी ऐसा फीलिंग होतो है मीन्स जिसमें ऐसा बोध होतो त्या वाक्याला यानी उस सेंटेन्स को आज्ञार्थी वाक्य म्हणतात. आता उदाहरण बघूया. मुलांनो शिस्त पाळा. मुलांनो बच्चों शिस्त पाळा. शिस्त पाळा मीन्स डिसिप्लिन, फॉलो डिसिप्लिन, ऑर्डर है ना. मुलांना शिस्त पाळा मीन्स सिट विथ डिसिप्लिन. बच्चे कीप डिसिप्लिन बोलते हो ना. सो वो क्या है? आज्ञा. तो ये एक आज्ञार्थी वाक्य हुआ. दूसरा देखो, वर्गाबाहेर निघून जा. वर्गाबाहेर निघून जा मीन्स क्लास से बाहर निकल, ये तो हुकुम हो गया. तो ये भी आज्ञार्थी वाक्य है. देवा मला चांगली बुद्धि दे. हे भगवान मुझे अच्छी बुद्धि अच्छा दे. तो ये क्या है? प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है. तो ये भी आज्ञार्थी वाक्य में आया. भले वो आज्ञा नहीं है, ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये भी आज्ञार्थी वाक्य में है. सरोज कृपया मला वही दे. सरोज कृपया मला वही दे मीन्स सरोज प्लीज़ मुझे बुक दे. वो क्या है? रिक्वेस्ट कर रहा है, विनंती कर रहा है. ये भी आज्ञार्थी वाक्य में आया. समाजाचे नेहमी भले करा. समाज का हमेशा भला करो, अच्छा करो, समाज का अच्छा काम करो. तो ये क्या है? ये एक एडवाइस है, उपदेश है. तो ये भी आज्ञार्थी वाक्य. खूब शिक वो मोटा हो. ये किसी को आशीर्वाद दे रहा है, बोलते हैं बहुत बहुत पढ़ो, शिक यानी बहुत अभ्यास कर और मोटा हो. ये आशीर्वाद दिया. तो ये जितने भी अलग अलग तरीके के, एक आज्ञा हुआ, मुलांनो शिस्त पाळा, हुकुम हुआ वर्गाबाहेर निघून जा, प्रार्थना देवा मला चांगली बुद्धी दे, विनंती सरोज कृपया मला वही दे, उपदेश समाजाचे नेहमी भले करा, आशीर्वाद खूब शिक व मोटा हो. ये सभी किस में आया? आज्ञार्थी वाक्य में आया. अभी दूसरा है उद्गारार्थी वाक्य. अभी उद्गारार्थी वाक्य क्या है? ज्या वाक्यात एखादी भावना व्यक्त करणारा उद्गार असतो त्या वाक्याला उद्गारार्थी वाक्य म्हणतात. जिस वाक्य में एखादी मतलब कुछ भावना, फीलिंग्स को बहुत ही हाई एकदम एक्सप्रेस करना, भावना व्यक्त करणारा उद्गार असतो. ऐसा वर्ड्स जैसे अरे बाप रे, इंग्लिश में बोलते हैं ओ, अलास, आउच, हेलो, है ना, हुर्रे. इस तरह जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश में हम इंटरजेक्शन कहते हैं, और उस तरीके का सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. तो वैसा उद्गार जो इस्तेमाल किया, इधर देखो आहा, छे, बापरे, है ना. इस तरह जो सेंटेंस है जिसमें भावना व्यक्त करण्यासाठी उद्गार वापरलेला जातो है, जिसके अंदर फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, उस तरीके के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? उद्गारार्थी वाक्य कहते हैं. बघूया आता उदाहरण. आहा,
कितने सुंदर दृश्य आहे हे, कितने सुंदर दृश्य यानी सीन है, सीनरी है, कितनी सुंदर है। अगर हम ऐसे आम तरीके से बोलते हैं कि हाँ ये बहुत ही सुंदर, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, इस तरह बोलते हैं तो वो उद्गारार्थी नहीं बनता। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, उसमें क्या होगा, वो विधानार्थी सेंटेंस बन जाएगा, सादा सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन उसमें अरे बाप रे कितना सुंदर है, तो ऐसा बोलने पर वो उद्गारार्थी बन जाता है। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, आहा हा कितनी सुंदर दृश्य है। देखो सेंटेंस का तरीका किस तरह चेंज हो गया है, नॉर्मल सेंटेंस लिखने जैसा नहीं है। हे सुंदर दृश्य आहे ऐसा बोलने पर विधानार्थी बन जाता है, लेकिन उसमें कितनी सुंदर दृश्य आहे है, ये हुआ उद्गारार्थी वाक्य। और लास्ट में क्या करना होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क डालना होता है। ये जो उद्गार चिन्ह होता है वो डालना है। यहाँ पर भी उद्गार चिन्ह है। कोई सेंटेंस में आपको यहाँ पर एक ही जगह उद्गार चिन्ह मिलता है और लास्ट में विराम चिन्ह होता है, पूर्ण विराम भी होता है, फुल स्टॉप होता है। लेकिन इसके अंदर नॉर्मली यहाँ पर अदरवाइज लास्ट में क्या होता है, उद्गार चिन्ह आता ही है। और दूसरा देखो, छे मला आवडत नाही है, छे, तो उधर ही वो उद्गार फीलिंग हुआ, बराबर, मला आवडत नाही है और उद्गार चिन्ह इधर आया है। बापरे केवढी मोठी इमारत ही, बापरे केवढी मोठी इमारत ही, म्हणजे ही खूप मोठी इमारत आहे, ऐसा बोलने के बदले बहुत ही एक्सप्रेसिव तरीके से बोला है, बराबर। तो ये हुआ उद्गारार्थी वाक्य, एक्सक्लेमेशन। आगे का एग्जाम्पल देखिए, शाबाश जिंगलस तू, शाबाश मीन्स वेल डन, जिंगलस तू, जिंगलस मीन्स जीत गया, तू तो जीत गया, शाबाश मीन्स वेल डन, यू हैव वन, जिंगलस तू, तो यहाँ पर वो फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, बराबर। तो ये भी उद्गारार्थी वाक्य है। और आगे लास्ट, मी पक्षी झालो तर, वो हमारा एक बहुत ही बड़ा विश हम कर रहा है, हाँ काश मैं पक्षी बन गया होता, तो वहाँ पर भी हमारा फीलिंग है, बराबर। तो वो फीलिंग को यहाँ पर जता रहा है, तो इसलिए वो उद्गारार्थी वाक्य है। मैं पक्षी झालो तर, मैं अगर पक्षी बन गया होता। तो हमने देखा अभी उद्गारार्थी वाक्य का 5 उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको दिया। तो इस तरह हमारा मेन जो है अर्थ के हिसाब से 4 वाक्य वो हमने देखा। अभी उसके अलावा 2 वाक्य होता है, एक होकारार्थी वाक्य और एक नकारार्थी वाक्य। अब ये जो हमने इसमें पढ़ा, ये जो विधानार्थी वाक्य है, इसी में ही होकारार्थी नकारार्थी दोनों भी आ सकता है। जैसा अभी देखो, समीर दररोज शाळेत जातो, ये विधानार्थी जरूर है, साथ में ये होकारार्थी भी है, क्योंकि होकारार्थी मीन्स पॉजिटिव, नकारार्थी मीन्स नेगेटिव। जिस वाक्य में नहीं ऐसा कोई मतलब आया, नहीं का वर्ड आया, नाही, ना, नको, इस तरह वर्ड आया, तो वो क्या हो जाता है, नकारार्थी हो जाता है, क्योंकि उधर नहीं बोल रहा है। अगर जिसके अंदर ये नहीं शब्द आया ही नहीं, जिस तरह समीर दररोज शाळेत जातो, तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसके लिए होकारार्थी वाक्य है। अगर इसमें समीर कधी कधी शाळेत जात नाही ऐसा होता, तो नाही वर्ड आया ना, तो क्या बन जाता है, यस, वो है नकारार्थी वाक्य। तो ऐसा 2 अलग अलग वाक्य और हमें करना है, वो करने के बाद हम वाक्य रूपांतर की तरफ जाएंगे। होकारार्थी वाक्य, जेव्हा वाक्यात होकार दर्शवलेला असतो, होकार याने येस पॉझिटिव्हिटी दर्शवलेला असतो, तेव्हा त्या वाक्यास होकारार्थी वाक्य म्हणतात। तभी उस सेंटेंस को होकारार्थी सेंटेंस कहते हैं। उदाहरण, सुप्रिया धीट मुलगी आहे, धीट यानी हिम्मत वाली, तो सुप्रिया बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है, सुप्रिया धीट मुलगी आहे। वापस हम इधर जाते हैं होकारार्थी और नकारार्थी पे भी वापस इधर नीचे जाते हैं। नकारार्थी वाक्य क्या होता है, जेव्हा वाक्यात नकार दर्शवलेला असतो, मतलब नहीं करके वह इस्तेमाल किया रहता है, तेव्हा त्या वाक्यास नकारार्थी वाक्य म्हणतात। तो मैं दोनों एक साथ आपको बताना चाहूँ, होकारार्थी म्हणजे जेव्हा वाक्यात होकार दर्शवलेला असतो आणि नकारार्थी म्हणजे जेव्हा वाक्यात नकार दर्शवलेला असतो। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पर पॉजिटिव है होकारार्थी, तो यहाँ पर नेगेटिव है,
कौन सा? नकारार्थी। तो यहाँ का एग्जाम्पल देखो, होकारार्थी में सुप्रिया धीट मुलगी आहे, सुप्रिया बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है। उसका अगर नकारार्थी करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुप्रिया भित्री मुलगी नाही, भित्री म्हणजे डरपोक, हिम्मत वाली के ऑपोजिट क्या होता है? डरपोक। धीट भित्रा, धीट का ऑपोजिट क्या होता है? भित्रा। धीट यानी हिम्मत वाला और भित्रा मतलब जो डरपोक होते हैं, डर डर के रहने वाले, टिमिड। सो सुप्रिया धीट मुलगी आहे म्हणजे ती भित्री मुलगी नाही है। तो यहाँ पर नाही वर्ड नहीं है, पर यहाँ पर नाही वर्ड आया है। सो ये नाही वर्ड से क्या हो जाता? सेंटेंस नेगेटिव हो जाता। पर इन दोनों का सेंटेंस का मीनिंग तो सेम है बच्चा। देखो, सुप्रिया धीट मुलगी आहे, सुप्रिया भित्री मुलगी नहीं, दोनों का मीनिंग क्या है? एक ही है। दैट मीन्स वो बहुत ही ब्रेव गर्ल है, बराबर। इसका भी मतलब वही हुआ, लेकिन यहाँ पर नाही डालकर धीट का ऑपोजिट डाल दिया। धीट मतलब ब्रेव, भित्री मतलब बहुत ही टिमिड, डरपोक। सो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट सेंटेंस हो गए, होकारार्थी और ये नकारार्थी। अब आगे का सेंटेंस देखो, भारताचा विजय झाला, भारताचा विजय झाला, भारत का जीत हुई। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? भारताचा पराजय झाला नहीं, भारत हार नहीं गया है, भारत का जीत हो गया। और भारत का क्या नहीं हुआ है? हार नहीं हुआ है। तो जीत और हार दोनों का मीनिंग, ये जो सेंटेंस है दोनों का मीनिंग सेम है, पर ये वर्ड जो दोनों है, ये शब्द जो दोनों जो है एक दूसरे के विरुद्धार्थी इस्तेमाल किया है, तब जाकर दोनों का मतलब सेम है, पर ये होकारार्थी और ये नकारार्थी बन गया। आई बात समझ में? भारताचा विजय झाला म्हणजे काय? भारताचा पराजय झाला नाही। भारत विजय झाला, भारत पराभूत झालं नाही। समझ रहे हो? तो इस तरह हम होकारार्थी और नकारार्थी भी क्लियर किए। ठीक है, अब वाक्य रूपांतर क्या है? वाक्य रूपांतर मतलब रूपांतर यानी रूप को चेंज करना, वाक्य को बदलना, चेंज द काइंड ऑफ सेंटेंस। वाक्य रूपांतर, वाक्याचा अर्थ न बदलता, सेंटेंस का अर्थ यानी मीनिंग नहीं बदलते हुए एका वाक्य प्रकारातून, एक तरीके का, एक प्रकार का वाक्य में से, एक काइंड ऑफ सेंटेंस में से दूसऱ्या वाक्य प्रकारात, दूसरे काइंड ऑफ सेंटेंस में बदल करणे, चेंज करना, ट्रान्सफर करना, कन्वर्ट करना, याला वाक्य रूपांतर म्हणतात। मीन्स आपको एक विधानार्थी वाक्य देंगे, एक विधानार्थी वाक्य दिया और उस विधानार्थी वाक्य को दूसरे कोई प्रकार में, जैसे कि आज्ञार्थी करो या फिर प्रश्नार्थी करा या फिर उद्गारवाचक या उद्गारार्थी करा, ऐसा आपको दूसरे काइंड ऑफ सेंटेंस में क्या करना है? रूपांतर करना है, बदल करना है। इस प्रक्रिया में ये करते वक्त आपको इस बात की ध्यान देना है कि आपका जो वाक्य है जिस तरह दिया था, वो जब सेंटेंस वाक्य दिया था तभी उसका जिस मतलब है उसी मतलब कायम रहना चाहिए आप दूसरे प्रकार में कन्वर्ट करने के टाइम भी। जैसे हमने देखा, सुप्रिया धीट मुलगी आहे, होकारार्थी था, उसको नकारार्थी करने बोले तो हम लिखेंगे नहीं कि सुप्रिया धीट मुलगी नाही, ऐसा लिखा तो गलत मीनिंग हुआ। जो मतलब दिया उसी मतलब को कायम रखना है। सुप्रिया धीट मुलगी आहे म्हणजे धीट मुलगीच आहे, हमको उसका मीनिंग बदलना नहीं है। तो वही मीनिंग रखकर पर हमारा सेंटेंस में हमें ना ही डालना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया कि सुप्रिया भित्री मुलगी नाही। तो अभी आपने अलग अलग तरीके का वाक्य का रूपांतर क्या है सिर्फ इतना देखा। और ये थरो होने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रकार के वाक्य को दूसरा प्रकार में कैसा बदल करता है, वाक्याचा अर्थ न बदलता एका वाक्य प्रकारातून दुसऱ्या वाक्य प्रकारात बदल करणे। ओके, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे।